हेलो सी एंड स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छा, उसके पहले स्टार्ट तो कर ही रहा हूँ। आपने पहले का सब क्वेश्चन देख लिया क्या? हाँ, पक्का? नाइन्थ वाला था, हम लोग ने नाइन्थ क्वेश्चन किया था ना। क्योंकि जो अभी मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ वो फुल प्लेज बैलेंस शीट का क्वेश्चन है, समझे? अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो, एक क्वेश्चन है, अब एक बार देख लो। From the following, summarize balance sheet of H Limited and S Limited. Draw up at 31st March 2017. Drawn up to क्या? From the following, summarize balance sheet of H Limited and subsidiary S Limited. मतलब H Limited holding company, S Limited subsidiary company है. Drawn up at 31st March 2017. Prepare a consolidated balance sheet as on 31st March. Balance sheet as on that date having regard to the following. तो ये ऐसा दिया है डेटा उसने, बराबर। अब देखते हैं रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एस लिमिटेड। रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एस लिमिटेड stood at 25,000 and 15,000 respectively on the date of acquisition of its 80% shares by H Limited on 1st April 2016। अब हुआ क्या मालूम है? इसका ईयर एंडिंग है ना 31st मार्च 2017 है, मतलब 1st अप्रैल 2016 को इसने क्या हुआ है देखो। कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट पीरियड, ठीक है? तो हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे प्री एंड पोस्ट पीरियड। देखो, 1st अप्रैल 2017 को ईयर एंड होता है और 31st मार्च 2017 को ईयर एंड होता है, और इसी दिन डेट ऑफ एक्विजिशन हुआ। मतलब ये पूरा का पूरा पोस्ट हो जाएगा, समझा? तो 12 के 12 महीना क्या हो जाएगा? पोस्ट। इज दैट क्लियर? सेकेंड पॉइंट, उसने खुद ही बोल दिया 80% शेयर होल्ड करता है, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम? एच लिमिटेड 80%, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वाला मैं बोलूं आपको, देखो, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल अकाउंट बनाने का। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल अकाउंट कौन बनाता है? होल्डिंग कंपनी, ठीक है? ये क्या था? 3 था ना। 4 में स्टेटमेंट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट बनाने का। ये तो मतलब ये तो कंपलसरी आपको बनाना है। क्यों बोल रहा मालूम है? क्योंकि क्वेश्चन का लास्ट देखो, वो आपको प्रिपेयर स्टार्टिंग में बोला प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने बोला है तो ये सब बनाना पड़ेगा। Is that clear? If he is asking to prepare you the consolidated balance sheet, then you have to prepare each and everything जो हम लोग अभी बना रहे हैं। अभी जो हम लोग करेंगे वो फुल प्ले सम्स ही होगा। ध्यान से सुनो, it will take a lot of time. Okay, just pay attention. Okay, चलो देखो, रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एस लिमिटेड। मतलब एस लिमिटेड में रिजर्व्स भी है, प्रॉफिट एंड लॉस भी है, जिसका बैलेंस 25,000 और 15,000 है 1 अप्रैल 2016 को। मशीनरी जिसका बुक वैल्यू 1 लाख है और फर्नीचर जिसका बुक वैल्यू 20,000 है, वेर रीवैल्यूड ऑफ रुपीज 1,50,000। वो रीवैल्यूड हो गया 1,50,000 पे और 15,000 पे।
ऑन 1 अप्रैल 2016 को ही रिवैल्यू हो गया। फॉर द पर्पज ऑफ फिक्सिंग द प्राइस ऑफ इट शेयर्स, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ यूजफुल लाइफ, मशीनरी पे 10% डेप्रिसिएशन है और फर्नीचर पे 15%। अब दिया देखो बैलेंस शीट, असेट्स में एच लिमिटेड एस लिमिटेड, नॉन करंट असेट में फिक्स असेट मशीनरी फर्नीचर है, और अदर नॉन करंट असेट में 4,40,000 और 1.5 लाख है। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यही तो है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, 800 शेयर्स रखता है एट 200 रुपए का ईच। ऐसा करके उसने 1,60,000 रुपए उस कंपनी में इन्वेस्ट किए। बराबर, ऐसा करो ऐसा करो, वो 80% ही आने वाला है। फिर इक्विटी एंड लायबिलिटी में, शेयर होल्डर्स फंड में, शेयर कैपिटल में, इक्विटी शेयर से इसका 6 लाख और उसका 1 लाख, मतलब 100 रुपए का एक, मतलब मैं बोलू 6,000 और 1,000। बराबर। रिजर्व है देखो दोनों में, अन प्रॉफिट एंड लॉस भी है, और लास्ट में ट्रेड पेएबल है। और उसने बोला है बस इतना ही डेटा है और बनाओ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। चलो सब पे, सबका ध्यान बोर्ड पे, मतलब स्क्रीन पे रहेगा। तो हमने पहला स्टेटमेंट ऑफ एमआई बनाया। अब ये 4 है ना, अब कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाने का 5 में कंसोलिडेटेड, सबसे पहला प्रॉफिट एंड लॉस है, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एच लिमिटेड। ये सबसे पहले, क्योंकि एच लिमिटेड का, मैं पहले एच लिमिटेड का बुक्स का ना तैयारी करके रख रहा हूं, मैं सिर्फ एच लिमिटेड के बुक्स का तैयारी करके रख रहा हूं, समझे ना। और 6 में कंसोलिडेटेड रिजर्व्स ऑफ एच लिमिटेड। समझ में आया? तो इतना चीजें है, ये होल्डिंग कंपनी में इतना बना के रखने का, होल्डिंग कंपनी में इतना चीजें बना के तो रखने का ही रखने का, ये होल्डिंग कंपनी में इतना चीजें तो बना के रखने का। समझ में आया? 6th वाला। अब इतना ही बनाने का, अब जाने का वर्किंग नोट, मतलब ये सब वर्किंग नोट का ही पार्ट है। अब हम लोग 7 बनाएंगे, कंसोलिडेटेड रिजर्व्स हो गया। अब हम लोग को रेडी करके रखना पड़ेगा 7th वन। अभी अपने को क्या बनाने का है? अभी हम लोग रिजर्व्स एंड सरप्लस को एनालाइज करेंगे, जिसके लिए अपने को बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एस लिमिटेड, और 8th रिजर्व्स ऑफ एस लिमिटेड। ठीक है, अब आगे अब देखो डेटा क्या क्या दिया है। कॉस्ट कितना है जो आपको एच लिमिटेड बैलेंस शीट के एच लिमिटेड में मिलेगा, मतलब इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1,60,000। 1,60,000 ये आपको एच लिमिटेड में मिलेगा। बराबर। अब ध्यान से, कितना परसेंट होल्डिंग है? 80% ना। तो बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 1,00,000 रुपया है, 80,000, मतलब इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल अकाउंट याद आ रहा है? इन्वेस्टमेंट 1,60,000 का है, उसने किया ना एच लिमिटेड, असेट साइड में एच लिमिटेड में देखो 1,60,000। अब उसके सामने 80% होल्डिंग इक्विटी शेयर, तो 1,00,000 रुपया उसका 80% होल्डिंग, मतलब 80,000 का इक्विटी शेयर। बराबर। और उसके बाद
इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 इसके पास है, समझा? 20,000 अगर 80% उसके पास है तो 20% इसके पास है, तो 1 लाख के 80%, 80,000 वहां पे हो गया, तो 20,000 यहाँ पे हो गया। मैं चाहूँ तो यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 लाख और माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है? 20%। अब प्रॉफिट एंड लॉस एच लिमिटेड का बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2017 1 लाख रुपए। ये 2 लाख। अब प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा, देखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, $25,000। अब क्लोजिंग में प्रॉफिट एंड लॉस देखो इसका कितना है क्लोजिंग में, टू बैलेंस कैरिड डाउन 25,000 क्लोजिंग में। ओपनिंग वहां से लिया ना, तो क्लोजिंग यहां से लेने का। एंड 75,000। 75,000। 9th वन। अब देखो, अब रिजर्व्स, अब देखो उसने मशीनरी का कुछ बोला है, बराबर ना? उसने मशीनरी का कुछ बोला है, तो अभी मशीनरी का कुछ कर लेते। ठीक है, मशीनरी का देखो उसने क्या बोला। मशीनरी मतलब रीवैल्यूएशन ऑफ उसमें सबसे पहला मशीनरी, क्योंकि दो असेट का रिवैल्यूएशन हो रहा है ना, मशीनरी और दूसरा है फर्नीचर। अब इसमें सबसे पहला लिखने का बुक वैल्यू, बुक वैल्यू कितना है? बुक वैल्यू मशीनरी का बुक वैल्यू 1 लाख है, और फर्नीचर का बुक वैल्यू 20,000 है, बराबर? बराबर। अब बैलेंस शीट में कितना है बुक वैल्यू? 1 अप्रैल का बुक वैल्यू उसने लिया है, बल्कि वो बुक वैल्यू के सामने रीवैल्यूड अमाउंट कितना आया? 1,50,000। तो अब मेरे को बताओ, इन दोनों का कंपैरिजन करो, क्योंकि बुक वैल्यू सीधा दे दिया और रीवैल्यूड अमाउंट सीधा दे दिया, और डेट ऑफ एक्विजिशन भी 1 जनवरी का है, तो डेप्रिसिएशन का तो सवाल ही नहीं आता है ना। अब समझे क्या?
अब समझे क्या, इसी दिन वैल्यू निकालना, यही डेट ऑफ एक्विजिशन है, यही आपका ईयर बिगनिंग, और उसी दिन तो डेप्रिसिएशन किधर आएगा, तो डेप्रिसिएशन तो आएगा नहीं। तो मेरे को बताओ इसमें 50,000 से असेट बढ़ेगा और इसमें 5,000 से असेट गिरेगा। ये इंक्रीज यानी प्रॉफिट यानी प्री, ये डिक्रीज यानी लॉस यानी प्री, बराबर। अब प्रॉफिट, अभी डेप्रिसिएशन का परसेंटेज देख लो, एडिशनल डेप्रिसिएशन 10% है, तो 50,000 का 10% एडिशनल डेप्रिसिएशन 5,000, और ये सेविंग इन डेप्रिसिएशन, फर्नीचर पे 15% है, 15% यानी 750 सेविंग इन डेप्रिसिएशन। तो एक एक कहां पे जाएगा अभी वो देखते हैं। अभी ये कहां पे जाएगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन पोस्ट में जाएगा, सेविंग इन डेप्रिसिएशन पोस्ट में जाएगा, बराबर। बस इतना सा एडजस्टमेंट है। अब इसको सॉल्व कर दें, चलो ऊपर लेके जाते हैं। मतलब ये देखो, इंक्रीज इन प्रॉफिट एंड लॉस, आपने असेट का रिवैल्यू करने से आपका असेट का भाव बढ़ गया तो आपको प्रॉफिट हो गया, तो सीधा एनालाइज में करेंगे तो भी चलेगा। मालूम है ना, हम लोग ने रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड असेट में सीधा एनालाइज में इसको सॉल्व किया था, तो हम लोग सीधा जब एनालाइज करेंगे ना तब भी हम लोग करेंगे इसको। समझ में आया? तो मेरे हिसाब से और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम लोग इसको भी क्लोज कर सकते हैं। कैंसिल 25,000 10,000 करंट ईयर प्रॉफिट, $75,000 50,000। अब देखोगे 75,000 70,000, ये कितना 50,000, बराबर ना। तो 50,000 कहां से आया, ये हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से ट्रांसफर करेंगे। तो मैंने गलत कर दिया, ऊपर पहले, तो ये किधर गया, जनरल रिजर्व में गया। मतलब जनरल रिजर्व मतलब यहाँ पे रिजर्व नाम है, तो ये आएगा 75,000 60,000, बस। अब हम लोग एनालिसिस करेंगे। ये 9 था, तभी वर्किंग नोट 10, हाँ ये बढ़ते जाएगा 10। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एस लिमिटेड इनटू प्री एंड पोस्ट। मतलब अभी हम लोग कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट निकालेंगे। प्री प्री में तो 0 मंथ है, देखो सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस, हम लोग तो एस लिमिटेड में ही है और एस लिमिटेड के हिसाब से ही सॉल्व करने का। ओपनिंग बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस में ओपनिंग बैलेंस बोलो 15,000, ओपनिंग बैलेंस तो प्री में आएगा।
करेंट ईयर का प्रॉफिट 60,000 और पूरा का पूरा पोस्ट में आएगा क्योंकि प्री है ही नहीं, प्री एक ही दिन है, बाकी सब पूरा पोस्ट है तो पोस्ट में आएगा। उसके बाद लेस ट्रांसफर टू रिजर्व, कितना रिजर्व है? 50,000, वो भी पूरा का पूरा पोस्ट में आने वाला है। हाँ हाँ, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, और भी तो आएगा ना। वो जो हम लोग ने प्रॉफिट ऊपर ने लिया था वो यहाँ पे तो लेना पड़ेगा ना अपने को। ये देखो, इंक्रीज इन प्रॉफिट 50,000, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ मशीनरी, पूरा पोस्ट, हाँ प्री में, ठीक है। 5,000 लॉस मतलब लेस होगा। अब एडिशनल डेप्रिसिएशन लेस होगा, पोस्ट में आएगा। और जो भी लॉस वगैरह होता है ना सब प्री में होता है, प्रॉफिट या लॉस प्री में होगा। उसके बाद एडिशनल डेप्रिसिएशन हो गया, फिर उसके बाद सेविंग इन डेप्रिसिएशन होगा, जिससे प्रॉफिट बढ़ेगा। 60,000, 5750, ये बराबर है। अब एच लिमिटेड 80% है, एम आई 20% है, 4,600 आएगा। 1150। उसके बाद अब हम लोग इसको उसका भी एनालिसिस कर लेते हैं, तो एक ही साथ लिखते हैं हम लोग इसको। ये 10 हो गया, 11, ओपनिंग बैलेंस
25,000। ₹50,000 पर वो पोस्ट में आएगा, समझे ना? इतना ही, बाकी डेबिट में कुछ नहीं है, बस इतना ही है। इसको 2 जन में डिस्ट्रीब्यूट करो, 20,000, 10,000। अब इसको उसके जगह पे लिखने का। अब ये प्री प्रॉफिट है, बराबर? पहले जनरल रिजर्व का प्री प्रॉफिट उठा लो, ये प्री है, ये प्रॉफिट तो प्री है ना, तो प्री के जगह पे लेके चलो। ये किसका एनालिसिस आप कर रहे थे? ये आप प्रॉफिट एंड लॉस का एनालिसिस कर रहे थे, ठीक है? तो ये प्री को एच लिमिटेड के सीओसी में जाएगा, और ये पोस्ट है तो कंसोलिडेटेड पीएनएल में जाएगा एच लिमिटेड के। तो एच लिमिटेड के पहले प्री में जाऊंगा, सीओसी बाय प्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 48,000, एड शेयर इन प्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 12,000, ठीक है? अब ये वाला देखते हैं, ये 4,600 एच लिमिटेड का 4,600 पोस्ट में आया ना, पोस्ट में, तो कंसोलिडेटेड पोस्ट में जाना चाहिए। पीएनएल के बारे में बात कर रहे हो ना, तो कंसोलिडेटेड पोस्ट में देखो। 4,600, 4,600। उसके बाद एम आई का 1,150, ये एम आई में जाएगा। ठीक है, ये अब अपने को जाना पड़ेगा जनरल रिजर्व का। प्री में जाएगा 20,000 और एम आई में 5,000। प्री मतलब सीओसी। फिर जो पोस्ट वाला आइटम है, पोस्ट वाला आइटम जनरल रिजर्व का एच लिमिटेड, पोस्ट वाला 40,000 उसके रिजर्व में जाएगा। कंसोलिडेटेड रिजर्व बनाया ना आपने यहाँ पे, और एम आई का 10,000। हो गया। अब हम लोग एक एक करके क्लोज करेंगे।
ये 12,000 आएगा, ये इधर आएगा बाय गुडविल। तो ये सब में भी हमने प्रूव कर दिया कि ये जो भी आएगा अंदर ही आएगा, बराबर है ये, मतलब प्री कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में ही आएगा। बीस हजार, 12,000, 1150, 5,000, 48,150 एच लिमिटेड का हो गया। एक बार वो क्लोज करके हो गया ना, तो इसका कुछ यूज नहीं होता, इसका कुछ भी यूज नहीं कर सकते हम, ठीक है ना। ये आपका सम्स था, और अभी हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, देखेंगे टैली का सिचुएशन क्या है। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल बी, रिजर्व एंड सरप्लस, नंबर 2 ES माइनॉरिटी इंटरेस्ट लाइबिलिटी में आता है। नंबर 3, अब बैलेंस शीट को देख के बनाने का क्या क्या है, ऐसा कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है, मैं बोलूँ करंट लाइबिलिटी है सिर्फ। ट्रेड पेएबल, बस। बी असेट्स, नॉन करंट असेट, उसमें सबसे पहला फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट निकल गया। फिर सेकेंड वाला अदर नॉन करंट असेट, अब अपन बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट यानी नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसमें सबसे पहला हम लोग लिखेंगे शेयर कैपिटल, इधर तो देख के मतलब नहीं है, शेयर कैपिटल के लिए तो आपको बैलेंस शीट ही देखना पड़ेगा, सिर्फ एच लिमिटेड का, अभी सिर्फ एच लिमिटेड का बैलेंस शीट देखने का, बस, बाकी कुछ नहीं।
और जो मर्ज करने जैसा वो मर्ज करने का, ठीक है ना। तो कितना इक्विटी शेयर है, 6000। 6 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस। अब देखो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस में सिर्फ उसका देखने का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये वाला कंसोलिडेटेड 1,04,600। फिर रिजर्व, कंसोलिडेटेड वाला ही देखने का। 2,40,000। 344,600। ये ठीक है। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट डायरेक्ट लिखने का। माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो डायरेक्ट लिखने का। 48,150। अब ट्रेड पेएबल के लिए नोट 3। मर्ज नहीं करना होता है उसको, ऐसा दिखाना होता है एक्चुअली। मतलब करना तो मर्ज ही है। ट्रेड पेबल के ऊपर हम लोग ने कुछ पढ़ा है क्या अभी तक? नहीं। तो ट्रेड पेबल ऐसा ही करना है, देखो मैं जैसा बता रहा हूँ वैसे ही करना है। एच लिमिटेड, एस लिमिटेड, बराबर ना। तो एच लिमिटेड का ट्रेड पेबल है 1,50,000 और एस लिमिटेड का है 57,000। तो 2,07,000। ट्रेड पेबल के बाद चालू होता है फिक्स्ड असेट। फिक्स असेट में सबसे पहला टेंजिबल। अब टेंजिबल में सबसे पहला एच लिमिटेड। टेंजिबल में सबसे पहला मशीनरी है ना। एच लिमिटेड 3 लाख। ठीक है। फिर एस लिमिटेड। एस लिमिटेड का कितना रीवैल्यूड, जस्ट अभी हम लोग ने फाइंड किया था। रीवैल्यूड अमाउंट लेने का 1,50,000। अब इस 1,50,000 पे डेप्रिसिएशन चार्ज करो। $4,35,000।
मशीनरी के बाद फर्नीचर, एच लिमिटेड 1,50,000। एस लिमिटेड के लिए 17,000। 17,000 थोड़ी ना, रीवैल्यूड अमाउंट तो मिल गया ना। 15,000। लेस डेप्रिसिएशन चार्ज करो 15%, 12,750। बराबर, ये हो गया आपका टेंजिबल। अब इनटेंजिबल में लिख लेते हैं, याद आ रहा है कुछ? यस, उसमें एक ही नाम है, गुडविल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में आ जाओ, ये देखो गुडविल है ना। वो लाइक 35, 609,750। तो ये हो गया आपका फिक्स्ड असेट। अब 5, नॉन करंट असेट। अब नॉन करंट असेट में एच लिमिटेड का और एस लिमिटेड का दोनों का लिखो। एच लिमिटेड का नॉन करंट असेट है 4,40,000, और एस लिमिटेड का है 1,50,000। 5,90,000। 4, 5, 6,00,000। 344, 600। बराबर है। ट्रेड पेबल 2,07,000। 609,750। फिर अदर नॉन करंट असेट शेड्यूल 5 में है ना, 5,90,000। देखते इसका भी टोटल यही आता है क्या। यस, यही आता है। तो ये आपका क्वेश्चन था, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। सो ये क्वेश्चन इस तरह सॉल्व किया जाता है। आप देखोगे तो इसमें वर्किंग नोट ही बहुत ज्यादा है। तो आपको करना क्या है, आपको है ना फुल पेज क्वेश्चन पूछा ना, तो वो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग प्री पोस्ट कैलकुलेट कर लेने का। बराबर, फिर उसके बाद कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एच लिमिटेड, फिर कंसोलिडेटेड रिजर्व्स, जनरल रिजर्व अगर है तो एच लिमिटेड, फिर उसके बाद चालू करने का एनालिसिस करने का।
कॉपी करो फटाफट, और क्या। यस, हो गया इतना। यहाँ पे मुझे ये बताना था कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है वो कहाँ पे आता है। इज दैट क्लियर? तो ऊपर वाला 10 था ना, तो ये 11 अभी। चलो करते हैं ना 11, उसमें क्या है? अभी तो कुछ ऐसा तकलीफ आना नहीं चाहिए। हम्म देखो एक क्वेश्चन है 11 में, अर्जुना एंड कंटीवा। अर्जुना एंड कंटीवा करके क्वेश्चन है। बिना कोई एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, बिना कोई एडजस्टमेंट का, एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, बट हम लोग फुल प्लेस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो एटलीस्ट क्या है, इस क्वेश्चन के बहाने अपना बहुत सारा चीजें प्रैक्टिस होगा जो बड़े सम में अपने को करना होता है। क्लियर? तो वो एटलीस्ट प्रैक्टिस हो जाएगा तो अपने लिए बहुत अच्छी बात है ना। देखो अभी, फ्रॉम द बैलेंस शीट एंड इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, prepare consolidated balance sheet of Arjuna Limited and Kantiva Limited as at 31st March. Arjuna Limited hold 80% equity shares in Kantiva. Holding सब्सिडरी, होल्डिंग ने सब्सिडरी में 80% होल्डिंग रखा है। सिंस इट इनकॉर्पोरेशन, सिंस इट इनकॉर्पोरेशन मतलब फर्स्ट, मतलब पहले से, मतलब ऐसा समझो कि सिर्फ ओपनिंग बैलेंस है वो प्री है, बाकी सब पोस्ट है। समझा क्या? बाकी सब पोस्ट है। तो आप है ना सिस्टम मत तोड़ो, आप ऐसे करो। ठीक है, दूसरा प्री एंड पोस्ट में देखोगे तो पूरा का पूरा 12 महीना प्री एंड प्री है। तीसरा हम लोग कॉस्ट ऑफ कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं। ये किसके बुक में होता है? एच के, मतलब होल्डिंग कंपनी की बुक में होगा इसे।
फोर्थ वन, स्टेटमेंट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट नंबर 5, कौन से रिजर्व है? पहले अर्जुना होल्डिंग कंपनी का पहले बंदोबस्त तो करके रखो। इसके पास सिर्फ एक ही रिजर्व है, इसके पास सिर्फ एक ही रिजर्व है और वही सब कुछ है इसके लिए। बस एक ही रिजर्व। अब नेक्स्ट वाला 5 6, हम लोग जनरल रिजर्व अकाउंट बना सकते हैं कंटिबा के लिए। ठीक है, और इसी के नीचे उसका एनालिसिस करेंगे हम लोग। उसी के नीचे इसका एनालिसिस तो कर सकते हैं ना। ये करने का जरूरत नहीं, छोड़ो डायरेक्ट करेंगे अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में भी ना पहले की तरह ही क्वेश्चन है, सिंपल है, और इसमें ना प्री और पोस्ट आप नहीं कैलकुलेट कर सकते। सिंस इट इनकॉर्पोरेशन मतलब पहले से ही। एक सेकंड ना, हेलो, चलो अब फिलअप करने का काम अपने को करना पड़ेगा बेटा। फिलअप, पहले फिलअप तो कर ले बे। कंटीवा, अर्जुना, एम आई 80% 20%, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನಂತೆ 80% 20%। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट पीरियड। होगा क्या मालूम है, सिंट इनकॉर्पोरेशन ना, तो प्री जीरो रहेगा, मतलब जब से कंपनी है ना और कंटिबा, तब से ये होल्डिंग कंपनी है, उसमें 80%। अब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल अकाउंट, हम लोग तो बैलेंस शीट पढ़ना है, बोल के पढ़ लो। नॉन करंट क्या है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, तो उसमें बैलेंस शीट जल्दी ध्यान नहीं आता। नॉन करंट एसेट में फिक्स एसेट है, फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ कंटिबा लिमिटेड, फिर इन्वेंटरी है, फिर डेटर्स है, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी है। उसके बाद शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल है, फिर जनरल रिजर्व है, फिर 8% डिवेंचर है, फिर करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेएबल भी है। ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,60,000। अब उसके सामने इक्विटी शेयर का शेयर कितना, इक्विटी शेयर कैपिटल में सब्सिडरी लिमिटेड का इक्विटी शेयर कैपिटल में शेयर कितना है, 2 लाख इंटू 80%, तो 1,60,000 हो गया, बराबर है ये। शेयर इन इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ कंटिबा, तो 2 लाख का 20% मतलब 40,000 है। ये 40,000 आएगा।
उसके बाद जनरल रिजर्व, थर्टी फर्स्ट मार्च अर्जुना लिमिटेड का होल्डिंग कंपनी का 50,000 है। फिर इसका बैलेंस दिया ना, अच्छा इसका ओपनिंग बैलेंस ही नहीं दिया, इसका ओपनिंग बैलेंस ही नहीं दिया है। तो सीधा इसका क्लोजिंग बैलेंस दिया है। जब एक ही दिया ना तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, सीधा एनालाइज करने का, सीधा क्या करने का, एनालाइज। प्री एंड पोस्ट, क्योंकि नीचे जो दिया वो क्लोजिंग बैलेंस होता है, कंटिवा लिमिटेड के बैलेंस शीट में जो दिया वो क्लोजिंग बैलेंस, और वो तो पूरा पोस्ट ही है ना, समझे क्या? हो गया, अब कुछ भी बचा नहीं है, सब पोस्ट में आ रहा है, पोस्ट में आ रहा है तो प्री में तो नहीं आ रहा है ना, तो पोस्ट में आ रहा है तो यहाँ पे लिख दो। दस हजार हो गया। अब इसको क्लोज करेंगे अपन, एक लाख 60,000, 50,000, 90,000, ये तो कुछ नहीं, हो गया। अब अपने को क्या बनाने का है, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनिया देता हूं मैं आपको। इक्विटी एंड लायबिलिटी, ये बराबर है, उसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, हाँ शेयर होल्डर्स फंड आना चाहिए यहाँ पे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट,
नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेएबल, बस इतना सा है। असेट्स, नॉन करंट असेट्स, फिक्स असेट, बस एक ही, इतना ही। दूसरा करंट असेट्स में इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अभी आपको है ना नोट्स टू अकाउंट बनाने का, आपको बनाने का नोट्स टू अकाउंट। मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है ना। शेयर कैपिटल 3 लाख, ठीक है। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस में कंसोलिडेटेड वाला रिजर्व आपको नोट बनाने का है, 90,000, 90,000। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में 50,000। अब इसका नोट बनाओगे, इसका नोट बनाओगे, इसका नहीं बनाने का। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दोनों का नोट बनेगा, दोनों का नोट बनेगा। तो 1,50,000, ठीक है। और करंट ट्रेड पेएबल का भी नोट बनेगा 1 लाख। वो बताना पड़ता है, एच लिमिटेड, एस लिमिटेड, जैसे मैंने पहले बताया ना वैसा। फिक्स असेट में भी नोट बनेगा 3,50,000, ठीक है। इसका नोट बनेगा रे, इसका नोट में क्या आएगा मालूम है? इसका नोट 5 आएगा। अब इन्वेंटरी का भी नोट बनेगा, सबका नोट बनाने का इसमें, याद रहेगा बात को, सबका नोट बनाने का 1,80,000। और ट्रेड रिसीवेबल में 1,10,000। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 50,000। बस अभी ऐड करने का है। इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना लेने का रहता है, एक बार निकल गया वहां से निकल जाने का। एक बार गया सो गया, नहीं लेने का पैसे। उसी को तो हम लोग ने सॉल्व करके कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को तोड़ा ना हम लोग ने। 3,90,000, 50,000, 1,50,000, यस, 6,90,000। समझ में आया? तुम चीजें ना फिक्स रखो कि ये अपने को बनाने का ही है, तो उससे क्या होगा ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा और उतना ही चीजें आपको बनाना पड़ेगा, समझे ना। आपको ज्यादा हेडेक नहीं होगा उसमें, ठीक है। ठीक है बेटा,
तो यहाँ पे नोट्स आपको बनाना, ठीक है, मैं नहीं बना रहा हूं। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करते हैं। इसका क्या नंबर दिया हम लोग ने? नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देंगे, ग्यारह ना, तो अभी 12, 12, 12। जो 12 वाला जो अभी हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, वो क्वेश्चन है सोमन्ना एंड बोपन्ना। सोमन्ना एंड बोपन्ना। काफी सिंपल क्वेश्चन है, बट इसमें इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर वाला भी है। मतलब एक दूसरे में डिबेंचर होल्ड करके रखा है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब एक ने उसमें डिबेंचर पकड़ के रखा, उसने इसमें डिबेंचर पकड़ के रखा। ठीक है, देखते हैं ना, क्वेश्चन देखने के बाद ही अपने को पता चलेगा। असेट्स देख लो। फिक्स असेट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में 24,000 शेयर्स ऑफ बोपन्ना, फिर 500 डिबेंचर्स ऑफ बोपन्ना। मतलब सोमन्ना ने ना 24,000 शेयर्स है ना बोपन्ना में होल्ड करके रखा। तो मैं बोलूं सबसे पहले तो अपने को यही करना चाहिए। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ होल्डिंग इन बोपन्ना। ठीक है, आगे। अब इसमें डेट नहीं दिया कौन से डेट को, तो वही समझ जाओ, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ही होगा ना। उसके बाद मोबाइल नेटवर्क अलग है, अमल करते हैं। फिर उसके बाद 500 डिबेंचर सोमन्ना ने बोपन्ना में 500 डिबेंचर होल्ड कर रहा है, और बोपन्ना भी सोमन्ना में 1000 डिबेंचर होल्ड कर रहा है। आपको समझा गया उसका मतलब? तो वो तो हम लोग करेंगे। उसके बाद करंट असेट्स में अभी जब मिल ही गया है, तो मैं तो बोलता हूँ इधर ही कर लो ना। चलेगा, आप ऑर्डर रखो, चलेगा चलेगा, मैं आपका मतलब समझ गया, चलेगा। तो उसके बाद इन्वेंटरी, डेटर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल है, लिख लो उधर ही 60,000 और 30,000। फिर रिजर्व एंड सरप्लस में दो है, एक जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, 8% डिबेंचर, लिख लो उधर ही डिबेंचर दो, एक 2,000 और एक 1,000, 2,000 और एक 1,000। उसके बाद करंट लाइबिलिटी में बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर। Investment in Bopanna Limited were made on the same day when Bopanna's general reserve was 50,000 and profit and loss account was 20,000। मतलब वो बोल रहा है ओपनिंग बैलेंस, ठीक है ना। तो हम लोग को यहाँ पे बनाना पड़ेगा बेटा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, और तीसरा जो हम लोग बनाएंगे, तीसरा जो हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ
माइनॉरिटी इंटरेस्ट, यस। फिर उसके बाद हम लोग बनाएंगे कंसोलिडेटेड। एच लिमिटेड के लिए, सिर्फ एच लिमिटेड यानी सिर्फ सोमन्ना के लिए, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सोमन्ना। ठीक है, उसके बाद कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व, सबसे पहला प्रॉफिट एंड लॉस का लिखने का। ये हुआ। अब उसके बाद, ये सब होने के बाद अभी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। अरे हाँ, एनालिसिस भी करना है। तो एक्चुअली क्या है मालूम है, एनालिसिस के लिए उतना जगह छोड़ना पड़ता है, बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग एनालिसिस अलग से भी कर लेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग नंबर 6 अपन सबसे पहला बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एनालिसिस के लिए यहाँ पे जगह छोड़ना पड़ता है, बट अपने को, तुम लोग छोड़ सकते हो, बट मैं यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 7 इधर ही एनालाइज करना चाहिए। चलो मैं भी ट्राई करता हूँ कि यहीं पे एनालिसिस के लिए जगह छोड़ू। इतना ये इतना इतना रिजर्व के लिए जाएगा, और अगर लिस्ट बड़ा वगैरह होगा तो ठीक है। 7th वन, ये 8 है। नेटवर्क नहीं दिखा दे। 8। अब 8 में क्या लिखना है, देखो मैं बता रहा हूँ ना, इन्वेस्टमेंट किया है ना डिवेंचर। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर ऑफ बोपन्ना लिमिटेड, मतलब ये होल्डिंग कंपनी के लिए हो गया, और होल्डिंग कंपनी ने भी इन्वेस्टमेंट किया है। वो समझ में आ रहा है, होल्डिंग कंपनी में तो इन्वेस्टमेंट किया है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और क्या। और सब्सिडरी ने भी तो इन्वेस्टमेंट किया है होल्डिंग में डिबेंचर के लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा मुझे बताओ, बोपन्ना का इक्विटी शेयर कितना है? 30,000 है। इसका 2 पार्ट करो। कितना शेयर सोमन्ना ने कितना शेयर होल्ड किया है, और जो बचेगा वो एम आई। तो सोमन्ना ने 24,000 शेयर होल्ड किया है 30,000 टोटल शेयर में से। 80% होल्डिंग रखता है। 20%। ओके, अब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बताओ। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बताओ ना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना कॉस्ट में उसने इन्वेस्ट किया है? 2,60,000 रुपया। अब उसके सामने इक्विटी शेयर में शेयर कितना है, इक्विटी शेयर कैपिटल, सब्सिडरी लिमिटेड का जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसमें शेयर कितना है? तो सब्सिडरी लिमिटेड का इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख है, उसका 80% तो 2,40,000 बराबर। तो बचा हुआ हिस्सा यहाँ पे।
20% ना, तो 60,000। अब 31 मार्च को पीएनएल में बैलेंस कितना है सोमन्ना का, मतलब सब्सिडरी का 1 लाख। फिर उसके बाद ठीक है, उसके बाद जनरल रिजर्व का भी बैलेंस लिख लो। सब्सिडरी का नहीं, होल्डिंग का, ये जो भी होगा होल्डिंग का। अब यहां से सब्सिडरी चालू होगा। बोलो प्रॉफिट एंड लॉस में ओपनिंग बैलेंस कितना है? प्रॉफिट एंड लॉस में ओपनिंग बैलेंस है 20,000 और क्लोजिंग बैलेंस 50,000। यहाँ पे बाय बैलेंस 50,000 और क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख। ठीक है, चलो देख लो। चलो बेटा, अब है ना इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स का। आप याद करो, मैंने आपको इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर पढ़ाया था, ठीक है ना? तो उसमें सबसे पहला आप कैलकुलेट करते हो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, मतलब होल्डिंग कंपनी ने बोपन्ना में डिवेंचर होल्ड रखा है, कितना डिवेंचर इसने होल्ड रखा है? होल्डिंग कंपनी ने बोपन्ना में कितना डिवेंचर होल्ड रखा है? 500 अपॉन अपॉन टोटल डिवेंचर कितना बोपन्ना के पास? टोटल डिवेंचर बोपन्ना के पास 1000 है, मतलब मैं बोलूं 50% होल्डिंग रखा है। अब प्रॉफिट और लॉस ऑन कैंसलेशन, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस ऑन कैंसलेशन। अब मुझे बताओ फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर, जरूरत नहीं था परसेंटेज में, मैंने ऐसे सीखा फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर 50,000 है, लेस कॉस्ट ऑफ डिवेंचर 60,000 है। मतलब मैंने खरीदा 60,000 में, बट उसका फेस वैल्यू अभी 50,000 है, तो मेरे को 10,000 का लॉस हो गया। मेरे को 10,000 का लॉस हो गया। अभी 10,000 का लॉस को ट्रीट कैसे करने का, देखो यहीं पे बता देता हूं। ये लॉस है, लॉस ऑन कैंसलेशन। अब इसका ट्रीटमेंट देखो, मैं आपको सिखा देता हूं कि लॉस ऑन कैंसलेशन कैसे सॉल्व करने का। ठीक है, देखो लॉस आया, तो लॉस आया ना, तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस में से लेस करने का, और दूसरा दूसरा लेस करने का फेस वैल्यू में से, लेस करने का फेस वैल्यू में से कितना अमाउंट? 50,000। दोनों याद रखना, बराबर। अब इसने सोमन ने, मतलब सब्सिडरी ने होल्डिंग में होल्ड रखा है, सब्सिडरी ने होल्डिंग में होल्ड रखा है, तो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितना डिवेंचर है?
1000 डिवेंचर है और टोटल उसके डिवेंचर कितने 2000। सोमन्ना के पास 2000 डिवेंचर है ना, उसमें से 1000 डिवेंचर तो बोपन्ना के सब्सिडरी के पास है, तो मैं बोलूं 50% जरूरत नहीं है, बट सिखा दिया प्रॉफिट और लॉस ऑन cancellation of debenture, फेस वैल्यू डिवेंचर 1000 है, 1000 इंटू 100 1 लाख, बराबर ना। और दूसरा लेस्ट कॉस्ट ऑफ डिवेंचर 95,000, 95,000, ठीक है। एक सेकेंड, तो 95,000 का कॉस्ट है, बट फेस वैल्यू आज 1 लाख है, तो 5,000 का प्रॉफिट हो गया, बराबर। अब एनालाइज करना है अपने को, तो सिंपल एनालिसिस है। बोलो कैसे करोगे एनालिसिस, कौन सा कहां पे लिखोगे, बताओ फटाफट। चलेगा ना, तो मैं बोलूं आपको, एनालाइज करेंगे हम लोग इसको प्री एंड पोस्ट में। पहला इफेक्ट प्री एंड पोस्ट, और दूसरा इफेक्ट लेस करने का फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर कितना 1 लाख, जब कंसोलिडेशन शेड्यूल बनाएंगे तभी तभी 1 लाख रुपए लेस करने का। तो दो इफेक्ट हमने बता दिया है, ये समझा आपको, ठीक है। अब हम लोग सम्स को सॉल्व कर सकते हैं, चलो एक एक करके उठाते हैं। कॉस्ट वगैरह तो सब लिखा है, और कुछ है क्या एडजस्टमेंट, जरा देख लो ना एक बार। कुछ नहीं है, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो एक अभी एडजस्टमेंट खत्म कर दे, पहले इसका खत्म कर दे। पहला क्या बोला है देखो, कंसोलिडेटेड पीएनएल में से लेस होगा, कंसोलिडेटेड पीएनएल में से लेस होगा, तो कंसोलिडेटेड पीएनएल है ना ये। लॉस ऑन कैंसलेशन ऑफ डिबेंचर 10,000। सर दूसरा इफेक्ट भी दे दो, बेटा देने के लिए कुछ नहीं, दूसरा इफेक्ट दे दो, बट वो शेड्यूल के टाइम पे, मतलब हम लोग जब शेड्यूल बनाएंगे ना, शेड्यूल तब भी 50,000 रुपए लेस करने का, ठीक है। तो अभी नहीं सर, अब अभी मेरे को याद आया, आप वो सोच रहे हो कि सर डिबेंचर में हम लोग 3 पार्ट करते थे, तो प्रेजेंटेशन, वो प्रेजेंटेशन इन द बैलेंस शीट, जो थर्ड पार्ट होता है ना प्रेजेंटेशन इन द बैलेंस शीट, वो करेंगे ना हम लोग। अब इसमें फर्स्ट पार्ट अभी हम लोग करेंगे, फर्स्ट पार्ट, और कुछ भी रिजर्व में ट्रांसफर करने जैसा तो कुछ भी नहीं है। चलो पहले तो इसको क्लोज करेंगे, जनरल रिजर्व को, बोपन्ना का जनरल रिजर्व क्लोज करते पहला। तो 50,000 हारा है, और यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस से ट्रांसफर हो क्या है, तो यहाँ पे आएगा 1 लाख, 1,80,000 बाय करेंट ईयर प्रॉफिट। इज दैट क्लियर, तो करेंट ईयर प्रॉफिट 80,000। अब हम लोग नीचे जाके एनालाइज करेंगे, 9वां ना, तो ये 10वां,
एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बोपन्ना लिमिटेड, प्री पोस्ट। अब प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहला बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इसमें ना प्री एंड पोस्ट है ही नहीं, तो ओपनिंग बैलेंस तो हमेशा प्री होता है। अब उसके बाद करेंट ईयर प्रॉफिट 80,000, और वो पूरा पोस्ट है क्योंकि प्री है ही नहीं, 12 महीने का तो पूरा पोस्ट ही है। लेस ट्रांसफर टू जनरल इज 50,000, पूरा का पूरा पोस्ट है क्योंकि प्री है ही नहीं ना। और एक सेकेंड, एक सेकेंड, फिर उसके बाद अब भूल गए, देखो ये प्रॉफिट आया ना, और ये प्रॉफिट प्री एंड पोस्ट में होना चाहिए, बट प्री है ही नहीं इसको, तो पूरा का पूरा पोस्ट है। लॉस है ना, लेस, प्रॉफिट है, सॉरी। इज दैट क्लियर? थर्टी फाइव। तो प्री एंड पोस्ट को आप कैपिटल ऐसा भी लिख सकते हो। तो एच लिमिटेड मतलब सोमन्ना, कितना परसेंट होल्डिंग है? 80% है। तो ये 16,000, 4,000, $28,000, 7,000 बराबर है ये। अच्छा, यहाँ पे ना एक छोटा सा मिस्टेक है, और वो मिस्टेक ये है कि इसमें प्री एंड पोस्ट का तो कोई सवाल ही नहीं है। चलो देखते हैं, चलो बाद में देखते हैं, लेट्स सी। ये 10 हो गया ना, 11, प्री को मैं अभी से थोड़ा आदत डालता हूं आपको, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, ठीक है। हम्म,
ओपनिंग बैलेंस, इसमें तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए, पूरा का पूरा 50,000 ओपनिंग बैलेंस फ्री है। जो एड प्रॉफिट एंड लॉस है ना, वो पूरा का पूरा पोस्ट है, बराबर। तो ये 50,000 है, 50,000 है, सुमन 80% और एम आई 20%, 40,000, 10,000, 40,000, 10,000। बट मेरे को बताओ, ये मैंने ना कुछ तो इसमें गड़बड़ किया है। आई एम अनेबल टू रिकॉग्नाइज डिवेंचर को लेके। देखो हुआ क्या है ना, डिवेंचर को प्री एंड पोस्ट में एनालाइज करने का, बराबर, मतलब पूरा का पूरा पोस्ट में आएगा ना। हाँ, उसको पीएनएल में लिखना चाहिए ना, तो वही मैंने गलती किया है। गलती क्या क्या मालूम है, इधर पीएनएल में लिखना चाहिए था। हम्म, हम्म। और वो 5,000 तो इधर आएगा ही। रॉन्ग लिखा है क्या? क्या ना, बार बार ऊपर जाना नीचे आना ना, तो बहुत इरिटेशन हो जाता है। तो उसमें कई सारे पॉइंट है ना, बीच में निकल ही जाते हैं। मोस्टली अभी तो बराबर है। हम्म, तो ये 30,000 आएगा। 30,000 आएगा ना, तो 24 और 6 अभी बराबर है। सिर्फ यही चेंज था। अब देखो क्या हुआ ना, सोमन्ना का प्री में 16,000, प्री में मतलब कैपिटल प्रॉफिट, मतलब सीओसी में 16,000, और माइनॉरिटी में ऐड प्री प्रॉफिट एंड लॉस 16,000 तो 4,000। दूसरा देख लो, एनालिसिस में आने का। फिर ये पोस्ट में, सोमन्ना का पोस्ट में 24,000, पोस्ट मतलब कंसोलिडेटेड। तो माइनॉरिटी में भी तो है ना। अब जनरल रिजर्व के लिए भी सेम है, तो पहले प्री का प्री में लिखते हैं, 40,000, और माइनॉरिटी का प्री में। पर माइनॉरिटी में प्री और पोस्ट ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ इतना लिखना होता है, शेयर इन प्री जनरल रिजर्व 10,000। और पोस्ट के लिए तो कंसोलिडेटेड में जाना पड़ेगा, जनरल रिजर्व के कंसोलिडेटेड में। 10,000, सब हो गया।
टू कैपिटल रिजर्व। समझ में आया? टू कैपिटल रिजर्व। सिक्सटी, 70, 80, 90। फिर उसके बाद 1 लाख माइनस 10,000 प्लस 24,000, 1,14,000। बराबर है ये? ठीक है, ये कंसोलिडेटेड हुआ ना। जनरल रिजर्व 1,90,000। अभी सब एनालिसिस तो हो गया। अब मैं आपको एक रफ में बैलेंस शीट बना के देता हूं। ये आपका बैलेंस शीट होगा, ठीक है। फिक्स असेट 9,50,000, फिर इन्वेंटरी 2,20,000, फिर डेटर 2,50,000, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 65, फिर शेयर कैपिटल 6,00,000। रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहला कैपिटल रिजर्व 36,000, फिर प्रॉफिट एंड लॉस 1,14,000, फिर जनरल रिजर्व 1,90,000, ₹3,40,000, फिर MI 90,000। फिर वो जो डिबेंचर का मैं बोल रहा था ना आपको, देखो ऐसा है। डिबेंचर टोटल डिबेंचर कितना है देखो,
3 लाख है। अब उसमें से बोपन्ना में कितना है? एक 50,000 और एक 1 लाख। तो एक 50,000 का लेस होगा और एक 1 लाख का लेस होगा सोमन्ना का। तो 1,50,000 आएगा। है ना? अब करंट लायबिलिटी में बिल्स पेबल दोनों का ऐड करके 1,30,000 और क्रेडिटर 1,70,000। मेरे को डाउट है टैली को लेकर। छह लाख, 3,40,000, 90,000, 1.5 लाख, 3 लाख, 14,80,000। मेरे को डाउट है टैली को लेके, देखता हूँ। 6,50,000, 2,20,000, 2.5 लाख, 9,50,000, 2,20,000, 2.5 लाख। यस, टैली का डाउट था एंड इट वाज श्योर कि टैली का ही डाउट था। तो लेट मी रेक्टिफाई। मैं आपको उतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, माइनर मिस्टेक है। देखो, इट वाज अ माइनर मिस्टेक, मतलब जो मैंने पहले किया था ना वो बराबर था। यस, जो मैंने पहले किया था ना बेटा वो एकदम बराबर था। सर आपने पहले क्या किया था? देखो, मैं आपको पीएनएल में लेके चलता हूँ। हाँ, ये पीएनएल में ना ये बराबर था यार, ये करने का जरूरत ही नहीं था। $80,000, 80,000, मतलब ऑलरेडी जो प्रॉफिट आया ना वो एडजस्ट होके आया हुआ प्रॉफिट रहता है। अपने को सिर्फ प्री और पोस्ट में करने का रहता है। अपन ने, मैंने किया बराबर था बट कुछ अलग सोच के कुछ अलग हो गया। 80,000, ठीक है ना? तो ये 35,000 आएगा, तो ये 28,000 आएगा और ये 7,000 आएगा। तो चेंज होगा ना आपका उधर भी। 28,000, 18,000, 7,000, तो 91,000, ये बराबर है। मतलब व्हाट वी डिड दैट वाज करेक्ट। अब 1,18,000, 91,000, 6,36,000, 1,18,000, 1,90,000, 91,000, 1.5 लाख, फिर 3 लाख। यस, अभी ये टैली आ रहा है।
मतलब इट वाज माय मिस्टेक, अ माइनर मिस्टेक, तो मैंने उसको रेक्टिफाई कर दिया। नाउ इट इज टैली। इसके लिए मैंने ऐसा बैलेंस शीट बनाया है। तो आप है ना इसको पूरा क्लियर कट बैलेंस शीट बनाना, ऐसा बैलेंस शीट अलाउड नहीं है, ठीक है, ऐसा बैलेंस शीट अलाउड नहीं है। तो बस इतना सा है काम। एक बार देख लो, मैं फिर से एक बार ऊपर से आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इतना वीडियो, इतना हमने आज 3 सम्स किया है, तो तीनों सम्स को अब एक बार बराबर से करो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सम में जाते हैं। ठीक है, टिल देन बाय।